हाँ, तो आरो बाग सेकंड जो गद्य पार्ट है उसका चैप्टर नंबर आपके 16 है ये। हाँ, नमक थोड़ा हिस्ट्री के हिसाब से भी, इतिहास के हिसाब से भी है, जिसमें और ये पूरा चैप्टर भारत और पाकिस्तान की जो विस्थापित हुए थे, जैसे भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था तो खूब सारे लोग यहाँ से वहाँ गए, खूब सारे लोग उस इलाके से इधर भी आए क्योंकि धार्मिक मामला था। तो उसमें जो लोग हैं अपने वतन की तो याद आती है। जैसे आप अगर अपन जहाँ जिस जगह पर रहते हैं और वहाँ अपन कोई किसी को कहेगी आपको यहाँ बस इतना नहीं रहना रह गए, अब यहाँ से आप कहीं और जाओ, तो अपन को हमेशा उस घर की या उस जगह की हमेशा याद आएगी, ये तो फिक्स है। तो इनको भी एज इट इज़ वैसे ही उस तरफ भेज दिया था, तो वो वाली चीज़ है। नमक चैप्टर नंबर 16 है, रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखा गया। इसका पूरा पहले अपन पार्ट का सार जान लेते हैं, उसके बाद में इसकी व्याख्या और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर, जो अपना सिस्टम चलता है वैसे ही ज़बरदस्त तरीके से। पहले देखो कि नमक शीर्षक कहानी भारत पाक के विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ विस्थापित होकर रहने वाले लोगों के अपने वतन के प्रति अटूट प्रेम की प्रभावशाली गाथा है। जो लोग भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद चले गए थे इधर से उधर, उधर से इधर, तो वो अपने वतन की हमेशा हर किसी को याद आती है, तो उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, पूरी गाथा है। और विस्थापित होकर भारत आई सिख बीबी, एक एग्जाम्पल भी लिया है, सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है। ठीक है, ये वो औरत है जो भारत आई है लेकिन लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में पली बड़ी, इसलिए सिख बीबी का मतलब वाइफ है। किसी सरदार जी से शादी कर ली होगी तो फिर वो उनको इधर आना पड़ा, और अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो अब बहुत मुश्किल से जाना होता है, इसलिए वहाँ की हमेशा इनको याद आती है और उनको आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है और वहाँ के नमक की सौगात के रूप में फरमाइश करती है। ठीक है, कहता ना कि मैंने वहाँ का नमक खाया है, वो वाली कहावत है। तो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी हैं, लाहौर से नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। वो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी और दिल्ली को अपना वतन बताते हैं, दोनों तरफ की बातें हैं। ठीक है, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त अब भी ढाका को अपना वतन मानता है। ये बांग्लादेश वैसे पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान का, तो अब ये बांग्लादेश अलग बट गया था 1971 के 1971 में जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान से बांग्लादेश नाम का अलग देश की विभाजन हो गया। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी है ना, याद है ना, तो वो वाली चीज़ है। तो ढाका को अपना वतन मानता है। विभाजन के पश्चात मजबूरी में इन तीनों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि कोई इस चैप्टर में जो नाम प्रस्तुत किए गए हैं उन तीनों व्यक्तियों के नाम बताइए जो अपने वतन की जो है गाथा गाते हैं। एक सिख बीबी जो लाहौर को अपना वतन मानती है, भारत में आ गई है, और दूसरा यहाँ बात करेंगे अपन ये पाकिस्तानी कोई कस्टम अधिकारी हैं जो नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन मानते हैं, और एक है जो तीसरा है वो कौन सा, सुनील दास गुप्त जो ढाका को वतन मानते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। परंतु उनका तन चाहे जहाँ रहता हो, मतलब शरीर चाहे कहीं पर, तन का मतलब शरीर चाहे कहीं पर भी रहता हो, मन अब भी उसी स्थान पर है जो कभी उनका वतन था और आज भी है, हमेशा रहेगी। आप चाहे कहीं पर भी रह लो, जहाँ आपने अपना बचपन बिताया है उसकी हमेशा यादें ताज़ा रहेगी और वहीं रहने का मन भी करेगा, उसकी ज़रूर याद आती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का ये कथन बहुत सारगर्भित है। उनको नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। सिख बीबी से भेंट, ध्यान से समझना। अब ये जो राइटर है वो पहले सिख बीबी से भेंट करती है, मतलब उनसे मिलती है जाके। तो सिख बीबी ने सफ़िया से कहा उसका वतन भी लाहौर है। उसने बताया कि लाहौर के लोग, खाना पीना, पहनावा और जिंदा दिल उसको आज भी याद आते हैं, और अपनी बात कहते कहते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सफ़िया ने सिख बीबी को सांत्वना देते हुए पूछा कि क्या वह लाहौर से कोई सौगात मांगना चाहती हैं। तो फिर सिख बीबी ने कहा कि यदि ला सको तो थोड़ा लाहौरी नमक ले आना। ये चीज़ अपने वतन की याद करते हुए आंखों में पानी आ जाते हैं, और इस तरीके से वो सिख बीबी का वर्णन है। फिर लाहौर से वापसी, लाहौर में भाइयों के प्यार भरे व्यवहार में रहकर साफिया 15 दिन कब बीत गए, सफ़िया के 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। वे भारत लौटने की तैयारी करने लगी। उसके मित्रों तथा संबंधियों ने बहुत से उपहार उसे भेंट किए थे। सफ़िया ने बीवी के लिए एक सेर नमक की, एक सेर का मतलब था 1 किलो, 1 केजी सेर नमक भी खरीद लिया था। वे अपने सामान को पैक कर रही थी। उसका भाई पुलिस अफसर था। सफ़िया ने पूछा कि क्या वे अपने साथ लाहौरी नमक भारत ले जा सकती हैं, ऐसा पूछा तो उन परमिशन दे दी कि हाँ बिल्कुल आप नमक ले जा सकते हो। ठीक है, सिख बीबी के लिए। अब भाई की सलाह,
तो सफ़िया के भाई ने बताया कि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैरकानूनी है। ठीक है, गैरकानूनी है। अब अपन ने तो ये सोचा था ना कि हाँ ले जाओ, नमक के लिए क्या मना, लेकिन ये गैरकानूनी है कोई भी चीज़ है। ठीक है, वह नमक नहीं ले जा सकती। भाई के मना करने पर उसने बता दिया कि उसने सिख बीबी से वायदा किया है और वह इसे ज़रूर पूरा करेगी। वह चोरी छिपे नहीं कह सुनकर नमक ले जाएगी। ऐसा कहा कि चोरी छिपे नहीं ले जाऊँगी, लेकिन कह सुनकर, कैसे रिक्वेस्ट करके मैं इस नमक को ले जाना चाहती हूँ। भाई ने कहा आप ठहरी, एक अदीब और अदीबों का दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए आप कस्टम वालों को नहीं जानती हैं। कस्टम वाले कौन होते हैं? ये वो होते हैं जैसे अपन बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आपने एयरपोर्ट वगैरह में देखे होंगे, वो कस्टम अधिकारी होते हैं जो जांच करते हैं। ठीक है, सामान की पूरे की। आप नमक तो नहीं ले जा सकेंगी, हम सब की बदनामी जरूर हो जाएगी अगर आप नमक लेके गई तो। ठीक है, सफ़िया ने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को नहीं, पर हम इंसानों को जरूर जानते हैं। गजब की बात है ना यार, हर जगह कोई पाबंदियाँ थोड़ी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ प्यार भी होता है। अब नमक में कोई ऐसी बुरी चीज़ तो है, आराम से आप चेक कर लीजिए फिर ले जाने दीजिए, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कुछ इंसान भी तो होते हैं, इंसानियत भी तो कहीं पर, ह्यूमैनिटीज़ भी तो कहीं पर है, और मतलब ह्यूमनिज़म भी कहीं है। अगर सभी को दिमाग अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर हो जाती। ठीक है ना, अगर हमारी तरह दिमाग होता ना तो ये दुनिया बहुत सही हो जाती। सफ़िया क्रोध से रोने लगी तो भाई चुप हो गया। ठीक है, फिर सामान की पैकिंग। अगले रोज़ 2 बजे सफ़िया को रवाना होना था। अतः सारी पैकिंग रात में ही कर ली, सारी चीज़ें बिस्तर बंद और सूटकेस में रख दी। अब 2 चीज़ें बची, एक छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, ठीक है, और दूसरी नमक की पुड़िया। 2 चीज़ ले जानी थी उसको। गुस्सा उतर चुका था और भावना का स्थान बुद्धि ने ले लिया था। सफ़िया सोच रही थी कि पुड़िया तो ले जानी है, मगर कैसे? उसे याद आया फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। जब फलों की टोकरियाँ लाई थी तो उसका भी किसी को पता नहीं चला था, तो वैसे ही कर ले जाती हूँ। फिर क्या था, उसने टोकरी के कीनू कालीन पर पलटे, कीनू कालीन जो नीचे होता बिछा रखा है उसको पलटे और नमक की पुड़िया खाली टोकरी की तरह तह में रख दी, नीचे पेंदे पर रख दी। ठीक है, फिर उसके ऊपर कीनू रख दिए। अब पुड़िया फलों में छिप गई थी। उसने टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लौटकर दोहर ओढ़ ली। ठीक है, फिर क्या हुआ, सफ़िया का सपने में सफ़िया ने सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े अपनी माँ जैसी सिख बीवी को देखा, जो कह रही थी हमारा वतन तो जी लाहौरी है, हमारा वतन तो जी लाहौरी है। फिर उसको इकबाल का मकबरा तथा लाहौर का किला दिखा। ठीक है, किले के पीछे सूरज डूब रहा था। अचानक उसका पैर नींद में करवट बदलते समय कीनू की टोकरी पर जा पड़ा और उसकी नींद खुल गई। ये सपना था सफ़िया का। ठीक है, ओके। फिर ट्रेन में सफ़िया ट्रेन से जा रही थी। उसने निश्चय किया कि वह नमक की पुड़िया को छिपाकर नहीं ले जाएंगी। सामान की जांच हो जाने पर उसने नमक की पुड़िया कस्टम ऑफिसर के सामने रख दी और उसने सारी बातें बताई। कस्टम ऑफिसर ने उसकी भावनाओं की कदर करते हुए नमक ले जाने की इजाज़त दे दी। ठीक है, ओके। अमृतसर आगमन। गाड़ी भारत की ओर दौड़ने लगी थी। सफ़िया की समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया, समझ में नहीं आया, क्योंकि ज़मीन एक ज़मीन थी। हम भारत और पाकिस्तान एक जैसे ही हैं, एकदम ज़मीन सेम, एक जैसे लोग नजर आएंगे। ठीक है, इसलिए वो पता नहीं चलता। एक जबान थी, एक ही ज़बान थी, एक ही भाषा बोलते हैं वो लोग भी, अपन भी, एक जैसी सूरतें, एक जैसा लिबास है, एक जैसा लबो लहजा अंदाज, सब कुछ है। कि पाकिस्तान का भी क्रिकेट टीम खेलने आती है, अब देखना वो अपने जैसे ही लगते हैं बिल्कुल भाई, जैसे इंग्लैंड अंग्रेज वगैरह तो अलग तरह से लगते हैं, लेकिन वो अपने जैसे ही लगते हैं। ठीक है, अमृतसर में कस्टम वालों ने सफ़िया के सामान की जाँच की। सूरत से बंगाली लगने वाले एक कस्टम ऑफिसर से सफ़िया ने कहा मेरे पास थोड़ा सा नमक है। ठीक है, उसने नमक की पुड़िया उनकी ओर बढ़ाई और सारी बातें उनको बता दी। थोड़ी शक्ल से लग रहा था जैसे बंगाली है वो। ठीक है, तो इसलिए उसने पहले कह दिया कि मेरे पास नमक है और पूरी बात बताई कि मैं नमक क्यों लाई हूँ, किस वजह से लाई हूँ, उसने पूरी बात बताई। तो हमेशा क्या होता है कि भावनाओं की कदर होती है, तो रिस्पेक्ट और आदर के साथ कह दिया जाता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। हालांकि जाँच ज़रूर होती है, जाँच तो होनी भी चाहिए। इलीगल तरीके से आप नहीं ले जा सकते, किसी को बता के, और ऐसी जो कुछ परमिशन हो जाती है कभी कभी। कस्टम अधिकारी और सफ़िया। अधिकारी उसको प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरे की ओर ले गए। हिचकिचाती सफ़िया को उन्होंने मुस्कुराकर अंदर बुलाया, अपने रुमाल से कुर्सी को झाड़कर बैठने को कहा। उन्होंने एक पुलिस वाले को 2 बढ़िया चाय लाने का आदेश दिया। उन्होंने मेज की दराज से एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उसका पहला सफ़ा खोल दिया, मतलब पहला पेज खोल दिया। उस पर लिखा था शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। उन्होंने फ़ख्र से बताया
कि उनका वतन ढाका है। अपने वतन की हर चीज़ से उन्हें प्यार था। उन्हें सफ़िया का बैग उठाया और आगे आगे चलने लगे। सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी। वे सिर झुकाकर निचली सीढ़ी के पास चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ हैं या उस तरफ। ठीक है, मतलब ये कस्टम अधिकारी की भी पीड़ा है। ठीक है, उनको भी अपने वतन की याद आती है, हर चीज़ वतन की। मतलब उनका वतन कौन सा, ढाका था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। इस चैप्टर में यही है, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। जब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत ईजी है। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उसके बाद में विस्थापित लोग हो गए थे, उनकी गाथाएं हैं इसके अंदर, थोड़ा इतिहास की भी झलक आती है। ठीक है, तो ये अपना पाठ का सारांश तो अपने आप एक बार एक साथ में याद कर लिया है। अब इसकी व्याख्या वाली क्लास जो होगी उसको बहुत अच्छे से आपको करना है। मोस्टली बातें इसी में से आएगी, इसलिए वो और ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन उसको एक बार सुनना जरूर है बड़े ध्यान से। ठीक है, पहले लिखो मत, सुन लो बड़े ध्यान से, एक जगह एक्टिव रखे। ठीक है।